समझो सर, हम आपको पढ़ाएंगे भारत का संविधान, इंडियन पॉलिटी की कहानी है, भारत का संविधान पढ़ाएंगे सर। ठीक, अब सिलेबस अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वर्ग 2 हो या वर्ग 3 हो, वर्ग 2 मैथ्स है, वर्ग 3 आप ऑल सब्जेक्ट ले लो, अभी तक कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है गौटिया। सिलेबस कंप्लीट नहीं है कहने का मतलब ये है कि अभी तक बताया नहीं गया है कि कोई किस पोर्शन से कितने प्रश्न पूछे जाने हैं। बस ये नोटिफिकेशन आया है कि पेपर जो होने वाला है वो सब्जेक्ट वाइज होगा, विषयवार ही आपका पेपर होगा, चाहे अगर वर्ग 2 वाले हो आप तो। वर्ग 3 के लिए तो ऐसा कुछ दिक्कत है ही नहीं। वर्ग 3 में एक दिक्कत यह है कि पहला जो पेपर हुआ था 150 प्रश्नों का था, अब जो होने वाला है 100 प्रश्नों का है, ये है। अब वो भी कितने नंबर का क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, इसकी कहानी अभी बताई नहीं गई है। सर भी बताए होंगे जो आए होंगे इससे पहले। साथ ही साथ इस बार वर्ग 3 में 15 नंबर का जीएस आने की संभावना है, ये मार्केट में चल रहा है। 15 नंबर का जीएस की कहानी वर्ग 3 में है, ये बताया गया है। और 15 नंबर के जीएस जब आएगा तो भारत का पूरा सामान्य अध्ययन आएगा, मतलब इंडियन जीएस की कहानी है। वहीं छत्तीसगढ़ जीएस की कहानी है, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन की कहानी, दोनों को मिलाकर 15 नंबर आने वाले हैं। साथ ही साथ पेडागोजी को अगर उसमें शामिल कर दिया गया तो एसएसटी में जैसे पेडागोजी आते थे पहले, वो उस भी पेडागोजी आएगा फिर उसमें भी। साथ ही साथ वर्ग 2 की कहानी है जो मैथ्स वाला, वर्ग 2 में जो मैथ्स है उसमें 5 नंबर का भी आ सकता है और 15 नंबर का भी आ सकता है, ये बताया गया है। ठीक, और इसमें एसएसटी की जब कहानी की बात करते हैं तो एसएसटी में कहानी ये है कि कभी बोलते हैं कि जीएस जो आएगा एसएसटी में वो 70 नंबर का आने वाला है, और कभी ये बोलते हैं कि 50-50 नंबर का बांट दिया जाएगा। एक सेक्शन 50 नंबर का जीएस होगा, एक सेक्शन में हिंदी होगा, कंप्यूटर होगा, अंग्रेजी होगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि कैसे का कोई डाउट है, मोला सुनाओ बस तुम्हारा, कौन सुनना है, मोला सुनना है, मोला सुनने और बैठे नहीं है मेरे, सिर्फ मोला सुनना है, अपन आप नहीं सुनना है, ठीक है। मोला सुनाओ अभी। तो साथ ही साथ 50 नंबर में जीएस वाला कॉन्सेप्ट मार दिया गया है, और साथ ही साथ 50 नंबर में जो अदर जो बचे सर, आपका सीडीपी बचा, हिंदी बचा, कंप्यूटर बचा, ये जो हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, कंप्यूटर है, ये सब इधर बढ़ गए हैं। तो बताया गया 50-50 नंबर में भी आ सकता है। ये भी बताया गया कि 70 और 30 का भी आ सकता है। और एक दिन शिक्षा मंत्री आए थे आपके न्यूज में, तो बताया कि भैया सितंबर में सिलेबस देंगे हम। कब देंगे? सितंबर में, जो आएगा सितंबर में आएगा बोलते हैं। अक्टूबर में पेपर है, तो अभी जो अनुमानों में है तैयारी, वही अनुमान में तैयारी चलेगा कि ऐसी सिलेबस हो सकती है या बन सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई अधिकृत जानकारी अभी नहीं है कि भैया सिलेबस ऐसे आने वाले हैं। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो वर्ग 3 में हम 15 नंबर का मान के चल रहे हैं जीएस की कहानी। वर्ग 2 में भी अगर बात करते हैं मैथ्स वाले तो लगभग 10 नंबर का उसका भी मान के चल रहे हैं, और एसएसटी वाले को भी 50 नंबर का मान कर चल रहे हैं कि 50 नंबर का क्या आने वाला है, जीएस आने वाला है, जिसमें भारत का समान अध्ययन और छत्तीसगढ़ के समान अध्ययन की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी उसमें। ठीक, अब भारत के संविधान के सिलेबस की अगर कहानी की बात करता हूं तो 3 सेक्शन की तैयारी है हमारे यहाँ। एक तो वर्ग 3 हो गया आपका, एक वर्ग 2 मैथ्स वाली कहानी बन गई, ठीक, और एक है वर्ग 2 ही क्या, एसएसटी वाली कहानी बन गई। समझ में आया बात क्या हो रहा है? मैं आपको बता रहा हूं कि जो वर्ग 3 है सर, इसमें मैं 15 प्रश्न भी लेकर चल रहा हूं, किसका, जीएस का। ठीक, इसमें अगर भी मान के चलते हैं 15 प्रश्न आने की संभावना है तो इसको भी 15 ले ही लेते हैं, और इसमें लगभग मैं 50 प्रश्न लेकर चल रहा हूं, किसका, एसएसटी वालों के लिए। ठीक, एसएसटी वाले के लिए अगर बात करते हैं, ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये लेके अपन चल रहे हैं अभी। हो सकता है कि ये बदल जाए, हो सकता है कि ये कितना नंबर का हो जाए, 70 नंबर का, हो सकता है कि ये 5 ही नंबर का हो जाए, हो सकता है कि ये कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो जाए, अभी कुछ संभावना नहीं है। जो चल रहा है अभी, जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 2 की कहानी है कि केवल ये तीन ही, ये विषय को लेकर या तीन ही पद को लेकर ये बैच की तैयारी होगी। बायोलॉजी वाला का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है सर, साइंस का बैच नहीं है। ठीक, एक है आपका कौन सा, वर्ग 3, वर्ग 2 मैथ्स और वर्ग 2 एसएसटी की कहानी है, सोशल साइंस की। अब मान लो 15 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके ना संविधान के देखने को मिलेगा, याद रखना। किसके?
संविधान के, अगर वर्ग 3 की बात कर रहा हूं। सेम इसमें भी आते हैं, तो इसमें भी कहानी है 3 से 4 प्रश्न इसमें भी देखने को मिलेगा। अगर 50 क्वेश्चन की कहानी की बात करता हूं, तो 50 क्वेश्चन अगर सिर्फ एसएसटी से आएगा तो 8 प्रश्न से 10 प्रश्न देखने को मिल सकता है आपको संविधान से, और 70 प्रश्न आया तो यही हो जाएगा 10 से 12 संविधान के प्रश्न। ये थोड़ा ध्यान रखना आप। ठीक, एसएसटी की अगर बात करते हैं, अगर 50 प्रश्न आया तो 8 से 10 प्रश्न देखने को मिल सकता है, और 70 प्रश्न आया तो 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को इसमें मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इधर की अगर कहानी की बात करते हैं, तो इधर की कहानी थोड़ी सी देखनी है आपको। सिंपल से अगर कहानी की बात करते हैं, तो इधर कहानी है 3 से 4 प्रश्न की तैयारी। इसमें अगर कहानी की बात करते हैं, 15 प्रश्न आया तो 3 से 4 प्रश्न की कहानी है। अगर 5-5 प्रश्न आ गए सर, तो एक एक प्रश्न से ज्यादा नहीं आएगा। कितना आएगा? एक एक प्रश्न, एक से ज्यादा 2 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। याद रखना, अगर 5 प्रश्न आए तो उसमें भारत का पूरा सामान्य अध्ययन होगा और छत्तीसगढ़ का भी पूरा सामान्य अध्ययन होगा। तो उससे अगर 5 प्रश्न बनाया जाएगा तो हो सकता है कई सब्जेक्ट को आपको छोड़ना भी पड़ेगा। ठीक, क्योंकि भारत के सामान्य अध्ययन में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे टॉपिक और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसमें। अगर 5 नंबर का आया तो इसका वेटेज केवल 1 नंबर या 2 नंबर का रह जाएगा भारत का संविधान का। एसएसटी वाले को तो पढ़ना ही पड़ेगा, एक तो 50 नंबर का आएगा ही आएगा, इससे कम तो आएगा नहीं सकता, क्योंकि और दूसरा डालेगा क्या। ठीक, तो याद रखना। और 70 नंबर का आया तो वेटेज इसका बढ़ जाएगा। नहीं, 50 प्रश्न तो लगभग एसएसटी वाले के लिए छत्तीसगढ़ का समान अध्ययन और भारत के समान अध्ययन से शामिल होंगे ही होंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। एसएसटी वाले को मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैथ्स वाले को एसएसटी पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया जी? ठीक, एसएसटी वाले के लिए मैथ्स नहीं है, लेकिन मैथ्स वाले के लिए एसएसटी है। चाहे वो 5 नंबर का हो, चाहे वो 15 नंबर का हो, पढ़ना ही पड़ेगा। और वर्ग 3 वाले जो हैं सर, वो सब पढ़ना पड़ेगा उसको। एसएसटी भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, सबका वेटेज थोड़ा अलग अलग रहेगा, लेकिन पढ़ना उसको सब है। तो ये कहानी है किसका? तो ये तीनों बैच की कहानी है, चाहे वर्ग 3 को लेकर हो, चाहे वर्ग 2 मैथ्स तक लेकर हो, या चाहे वर्ग 2 एसएसटी को लेकर हो। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक, मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी, भारत का संविधान, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एसएसटी वाले हो तो उसको मेहनत थोड़ा ज्यादा करना है, चाहे वर्ग 2 मैथ्स वाले हो तो मेहनत आप थोड़ा कम कर सकते हो। लेकिन जिस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं अभी सीजी एसएसबी या सीजी व्यापम में, उसके लिए मेहनत तो सबको करना ही पड़ेगा। ठीक, आप कल का पेपर देख उठा के देख सकते हो। एसआई प्रीलिम्स जो हुआ है, सुने होंगे कल, सब इंस्पेक्टर प्रारंभिक परीक्षा कल जो हुआ है, जीएस में कमर तोड़ पे क्वेश्चन आया है। मैथ्स और रीजनिंग अगर आप देखोगे तो तुलनात्मक रूप से मैथ्स और रीजनिंग सरल था। मैं नहीं बोलूंगा पूरा सरल था, 10 से क्वेश्चन मैथ्स का था, 10 क्वेश्चन रीजनिंग का था। उसमें से लगभग 15, 16, 17 क्वेश्चन आपके इजी थे, लेकिन 4-5 क्वेश्चन उसमें भी फंसाया गया। लेकिन जीएस के लगभग सब क्वेश्चन एसआई प्रीलिम्स के लायक नहीं थे, मतलब प्रारंभिक परीक्षा के लायक वो नहीं था, क्योंकि 5 चरण में सब इंस्पेक्टर का पेपर होना है। पहला चरण हो चुका है, ये दूसरा चरण था। इसके बाद मेंस भी होना है उसका, फिर फिजिकल भी होना है, फिर इंटरव्यू भी होना है। और उसके हिसाब से ये पेपर बहुत ही ज्यादा कठिन था। जिन्होंने जो तैयारी की है जीएस को लेकर, उतनी ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं होंगे। तो मतलब पेपर का जो स्वभाव है, क्वेश्चन का जो स्वभाव है, वो पीएससी ने लिया है, उसके बाद बदला हुआ है। व्यापम का पैटर्न तो बदल ही गया है, आप देखे होंगे। व्यापम आप सारे सीजी टेट दिलाए होंगे, सी टेट दिलाए होंगे इस साल, या अन्य जो भी पेपर आ रहे हैं, वो सब में उसका परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। व्यापम तो टफ कर ही दिया है। पीएससी ने कल भी अपना स्वभाव बता दिया कि हम भी आसान प्रश्न आपको देने वाले नहीं है। तो कल जो सब इंस्पेक्टर पेपर था, उसकी कहानी थी, क्या थी? उसकी कहानी। ठीक, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। भारत का संविधान की अगर बात करते हैं, तो भारत के संविधान की कहानी है वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 2 एसएसटी की कहानी है गौटिया। क्लियर है मामला? ठीक, कोई डाउट है और? ठीक है, ऐसा कोई है जो डिलेट कर लिया है, वर्ग 3 का भी तैयारी कर रहे हैं और वर्ग 2 का भी? नहीं है? किसमें मैथ्स से है? इंग्लिश में वर्ग 3 और वर्ग, ठीक है। 85 नहीं रहेगा, वही बता 50 या 70।
नहीं, इसमें भी वैसे रहेगा, मतलब ये तो मैं जीएस का बताया ना। अब 35 नंबर में वो भी तो आएगा सर, सीडीपी, हिंदी, कंप्यूटर। हाँ, वो रेशियो 50-50 का बन सकता है, 50 और 50, या 70 और 30 का बन सकता है। रेशियो कुछ भी बन सकता है, क्योंकि रेशियो बताया नहीं है ना अभी तक। कोई बोलते हैं 70-30 का बनेगा, कोई बोल रहे हैं 50 और 50 का बनेगा। तो जैसे मैथ्स वाली की कहानी है, तो मैथ्स वाले में 50-50 भी बन सकता है, और मैथ्स वाले में 70 और 30 भी बन सकता है। 50-50 में बनेगा, 50 नंबर का केवल क्या रहेगा, मैथ्स, और 50 में फिर जीएस भी रहेगा, सीडीपी भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा, अंग्रेजी भी रहेगा, ये सब रहेगा, कंप्यूटर भी रहेगा। 50 में ये कहानी है। 70 में रहेगा, 70 का पूरा केवल क्या रहेगा, मैथ्स। 30 में फिर ये सबको बांटेंगे, 70 का मैथ्स रहेगा, 5 क्वेश्चन आएगा फिर किसका, जीएस का, क्योंकि 15 नहीं दे सकता, फिर कहाँ मेंटेन करेगा उसको। तो ये कहानी है, ये थोड़ा सा है सर। अभी मैं कुछ नहीं बता सकता कौन कितने नंबर का आएगा, मैं सिर्फ आपको अनुमान बता सकता हूँ। है ही नहीं मेरे पास डेटा, मैं कहाँ बताऊंगा ऊँटी, है नहीं यार। मैं कुछ बोल दिया, इधर उधर हो गया, बाद में मेरे बखान हो गया, मैं क्यों गाली खाऊं भैया, समझ में आएगा क्या। तो अभी केवल मैं अनुमान बता सकता हूँ कि इतनी स्थिति बनती है, ठीक, यही स्थिति बनेगा, कम ज्यादा हो सकता है। अब छत्तीसगढ़ आएगा 50 नंबर में, 10 नंबर छत्तीसगढ़ का वेटेज तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 70 नंबर में आएगा तो हो सकता है 15 नंबर का वेटेज छत्तीसगढ़ का बने। तो वो जब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा, जब तक सिलेबस क्लियर नहीं होगा, तब तक कुछ बोला नहीं जा सकता। एग्जाम लेंगे 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 बोल रहे हैं, सिलेबस को दे ही नहीं रहे आप। सितंबर में दे देगा और 11 अक्टूबर को पेपर है, आदमी तैयारी कैसे करेगा फिर। मान लो इधर उधर हो गया सिलेबस, और 5 सितंबर को देंगे बोलते हैं शिक्षक दिवस के दिन, तो तैयारी कैसे करेगा इंसान। तो कॉमन तैयारी चल रही है, कॉमन की तैयारी में करते हैं, जो ऊपर नीचे होगा 1 महीने में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट है का। जो वर्ग डिलेट किए हैं और वर्ग 2 की भी तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स वाले के लिए बेनिफिट है, मैथ्स वाले उसमें लग सकते हैं, क्योंकि दोनों में मैथ्स है। बाकी सब्जेक्ट में कठिन है दोनों, क्योंकि वर्ग 3 में जो अन्य सब्जेक्ट है, मान लो एसएसटी वाले हो आप, तो एसएसटी वाले वर्ग 3 में कम है, आप फिर वर्ग 2 में ज्यादा है, तो दोनों को बैलेंस करना क्या है, कठिन है। मैथ्स वाले के लिए दोनों सिमिलर टाइप है, क्योंकि मैथ्स में 15 क्वेश्चन के लिए आपको पूरा मैथ्स पढ़ना ही है, और जो 50 क्वेश्चन है उसके लिए भी पूरा मैथ्स पढ़ना ही है। तो उसके लिए थोड़ा सा आसान है, अगर कोई मैथ्स से लेके डिलेट किया है, और मतलब मैथ्स के साथ डिलेट है उसका, तो दोनों की तैयारी करेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। बाकी जो सब्जेक्ट है उसके लिए कठिन है गौटिया। जैसे अब इंग्लिश का 5 क्वेश्चन आना है, और इंग्लिश का वर्ग में 50 क्वेश्चन आना है, तो दोनों का स्वभाव अलग है ना, दोनों क्या है, स्वभाव अलग है। अगर मैथ्स के अतिरिक्त आप और कोई सब्जेक्ट वाले हैं, तो आप एक चयन कर लो, ये मेरा सलाह है। चाहे वर्ग 2 का चयन कर लो, चाहे वर्ग 3 का चयन कर लो, दे देना दोनों एग्जाम अलग चीज है, लेकिन टारगेट किसी एक के लेकर चले, वो ज्यादा बेहतर है। चाहे वर्ग 3 को लेकर, चाहे वर्ग 2 को लेकर, दिक्कत होगा नहीं, तो आप दोनों साइड हाथ पर नहीं मार पाओगे, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट ही अलग है। इधर 5 नंबर का इंग्लिश है, और इधर मान लो 70 नंबर का इंग्लिश आया, तो आप दोनों को बैलेंस नहीं कर पाओगे, ठीक। यहाँ तैयारी करते जा रहे हो, इंग्लिश पढ़ते जा रहे हो, इंग्लिश पढ़ते जा रहे हो, तो इंग्लिश पढ़ने के चक्कर में आप डिलेट में 95 नंबर का छोड़ दिए ना, वर्ग 3 के लिए कितने नंबर का छोड़ दिए, 95 नंबर का छोड़ दिए। इंग्लिश आप ज्यादा पढ़े 5 ही नंबर तो बना पाओगे ना, 95 नंबर इधर छूट गया फिर, क्योंकि इसमें मैथ्स भी पढ़ना है आपको। हो सकता है वर्ग 3 में रीजनिंग भी आएगा बोल रहे हैं, तो रीजनिंग भी पढ़ना है आपको, तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। लेकिन मैथ्स वाले के लिए बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स वाले के लिए मैथ्स सिमिलर है थोड़ा सा, क्योंकि आप 5 नंबर के लिए मैथ्स भी वही पढ़ते हो, और 50 नंबर के लिए मैथ्स भी थोड़ा वही पढ़ते हो, एक दो टॉपिक को छोड़कर। तो जो मेरी सलाह है कि भैया मैथ्स के अतिरिक्त कोई दूसरा सब्जेक्ट वाले हो, तो आप अपने विवेक से किसी एक का चयन कर लो, चाहे वर्ग 2 का हो, चाहे वर्ग 3 का हो। और बात है यार, नौकरी लगने से मतलब है, चाहे वर्ग 2 में लगेगा तो क्या नहीं करोगे, चाहे वर्ग 3 में लगेगा तो नहीं करोगे, करना तो ही है ना, बेरोजगारी का तो दौर चल ही रहे। तो एक चयन कर लो और उसमें बेहतर करने का प्रयास करो, ठीक। बाकी आपकी इच्छा। अब मैं आता हूं अपने सब्जेक्ट में, जिसका नाम है भारत का संविधान। 2-4 दिन अभी थोड़ा बेसिक चलेगा सर संविधान के बारे में, एक आध हफ्ता इंट्रोडक्शन रहेगा,
नया सब्जेक्ट है, नए नए शब्द बताता हूं, क्या क्या नया शब्द है, तो नया शब्द सीखने का प्रयास करेंगे अभी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, नोनी हूं, उधर नहीं देखना, इधर देखो, उधर तो होते रहेगा। ठीक है, चलिए समझो सर, कहानी समझिए। एक शब्द है सर, इसको कहा जाता है पॉलिटी शब्द। पॉलिटी की अगर बात करते हैं तो एक पॉलिटी शब्द है। दूसरा अगर बात करते हैं सर, पॉलिटिकल साइंस शब्द है। तीसरा है पॉलिटिक्स की कहानी है। और चौथा अगर बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी है, कॉन्स्टिट्यूशन। ये चार शब्द आपको देखने को मिलता है सर। पॉलिटी की अगर बात करते हैं तो पॉलिटी है राज व्यवस्था की कहानी है, इसको हिंदी में राज व्यवस्था कहा जाता है। इसको आप राजनीति विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसकी अगर बात करते हैं तो इसको राजनीति के नाम से जाना जाता है, और इसको आप संविधान के नाम से जानते हैं। ये चार शब्द हैं सर। अभी एक आध दो दिन, 4 दिन थोड़ा सा आराम से पढ़ाऊंगा, उसके बाद स्पीड बढ़ा दूंगा घोटिया में, क्योंकि समय नहीं हैगा, 100 दिन में आपको पूरा पढ़ना भी है। ठीक, तो थोड़ा स्पीड से यूज टू रहना। अभी थोड़ा सा 2-4 दिन अपन चलेंगे धीरे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा क्या करेंगे, स्पीड बढ़ा देंगे, क्योंकि मुझे पूरा संविधान पढ़ाने में 40 से 45 घंटा लगेगा। तो एक दिन में 1 घंटा, तो आपको कम से कम 2.5 महीना तो लगेगा ना 45 घंटा में, क्योंकि संडे भी आएगा, रक्षाबंधन भी आएगा, है कि नहीं गौटिया हो? एक आध दिन मैं नहीं रहूंगा, तो ऐसे करते करते उसको 2.5 महीना तो लग ही जाएगा। नहीं चलेगी सर, संडे क्या रहेगी, छुट्टी। अब नहीं छोगा सब्जेक्ट तब संडे बैठ बुलाया जाएगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल नहीं लगेगी, जुलाई में अगस्त में नहीं लगेगी। नहीं छो पाया तब जाके कब बुलाएंगे, सितंबर में बुलाएंगे। जो 12:30 बजे तक है वो हो सकता है 3 बजे तक भी बैठना पड़े। संभावना तो नहीं बतौर है कि बढ़ेगा। ठीक है, एग्जाम लेगा, लेकिन जब तक सिलेबस नहीं देता तब तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हाँ वो मामला बिगड़ा हुआ है, लेकिन पूरा संभावना एग्जाम होगा ही होगा, क्योंकि एग्जाम नहीं लिया इस बार, तो इस बार तो पूरा रंग निरंग चल दिया ना। समझ में आया? अगले साल बहुत सारे पेपर हैं, एक साथ फिर मैनेज करना फिर कठिन हो जाएगा, क्योंकि पटवारी का पेपर है, फूड इंस्पेक्टर का पेपर है, लेबर इंस्पेक्टर का पेपर है। अगले साल बहुत सारे पेपर है, इस साल अगर नहीं लिया तो मामला पूरा बिगड़ जाएगा। चलिए, तो ध्यान रखना, ये 4 शब्द हैं गौटिया। कौन कौन सा है? पॉलिटी की कहानी है, एक शब्द जिसको हिंदी में आप राज व्यवस्था कहते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल साइंस की कहानी, जिसको राजनीति विज्ञान कहा जाता है। तीसरा पॉलिटिक्स है, जिसको आप क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। और चौथा आपको कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको आप क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। याद रखना, ये 4 शब्द जो हैं गौटिया, आप कहीं ना कहीं सुने होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, और कहीं ना कहीं देखे होंगे। ये 4 शब्द की जब बात करते हैं तो ये 4 शब्द आपके इर्द गिर्द ही घूमते रहता है। ठीक, ये 4 शब्द की अगर बात करते हैं तो आप न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल में, या अगर बात करते हैं तो आप कहीं रेडियो चैनल में इसको आपको सुनने से मिलता है। ठीक, या चौक चौराहा में बैठे रहोगे तब भी ये 4 शब्द किसी ना किसी के मुंह से निकल ही जाता है। तो यही 4 शब्द का पहले मतलब जानने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखना, ये 4 शब्द में से गौटिया याद रखना, ये 3 शब्द जो दिख रहे हैं आपको, एक पॉलिटी, दूसरा पॉलिटिकल साइंस, और तीसरा पॉलिटिक्स, ये 3 शब्द में से एक छोटा सा शब्द कॉमन दिख रहा होगा। तीनों में एक छोटा सा शब्द कॉमन दिख रहा है सर। याद रखना, ये तीनों में से एक छोटा सा शब्द कॉमन दिख रहा है, और वो शब्द कौन सा है, पॉली शब्द है। याद रखना, ये 4 शब्द में से 3 शब्द में एक छोटा सा शब्द कॉमन दिख रहा है, उसको कौन शब्द कहा गया है, पॉली शब्द कहा गया है। और पॉली शब्द बना किससे है, तो ध्यान रखना गौटिया, पॉली शब्द बना है पॉलिश शब्द से। किससे बना है, पॉलिश शब्द से। और पॉलिश शब्द आया कहां से गौटिया, तो पॉलिश शब्द आया है यूनान से। कहां से आया है, यूनान से। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
ये 4 शब्द में से 3 शब्द में से एक छोटा सा शब्द कॉमन दिख रहा है, वो कौन सा शब्द है? पॉलिश शब्द है। पॉलिश शब्द बना किससे है? पॉलिश शब्द से। और पॉलिश शब्द आया कहां से है? यूनान से सर। पॉलिश शब्द का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखना सर, पॉलिश शब्द का मतलब होता है शहर राज्य या नगर राज्य की कहानी है। शहर राज्य एवं नगर राज्य की कहानी है सर। शहर राज्य एवं नगर राज्य, या एक शब्द में कहें तो इसको आप किस नाम से जानते हैं? राज्य के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये 4 शब्द में से 3 शब्द में से एक छोटा सा शब्द कॉमन दिख रहा है। एक पॉलिश शब्द आपको कॉमन दिख रहा है गौटिया। और पॉलिश शब्द बना किससे है? तो पॉलिश शब्द बना है किससे? पॉलिश शब्द से। और पॉलिश शब्द का मतलब क्या होता है? तो पॉलिश शब्द का मतलब होता है शहर राज्य या नगर राज्य, या एक शब्द में कहूं तो इसको क्या कहते हैं हम? राज्य कहते हैं। याद रखना, ये पॉलिश शब्द आया कहां से है? यूनान से आया है। कहां से आया है? यूनान से। तो ये थोड़ा सा आपको अगर ध्यान रखना है। और बात करें तो ये पॉलिश शब्द का मतलब ही शहर राज्य नगर राज्य होता है, या इसी क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। अब कहीं हद तक अगर मैं पॉलिश शब्द को डिफाइन कर लिया, इसकी व्याख्या कर लिया मैं कि पॉलिश शब्द का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मुझे पता चल गया गौटिया, तो सिंपल सी कहानी है। अगर मैं पॉलिश शब्द का मतलब जान गया, ध्यान रखना, पॉलिश शब्द का अगर मैं मतलब जान गया तो मैं समझ जाऊंगा कि ये राज्य का मतलब क्या होता है। सिंपल सी कहानी है, ये राज्य का मतलब भी मैं जान जाऊंगा। मतलब अगर मैं राज्य का मतलब जान गया तो पॉलिश शब्द का मतलब जान जाऊंगा, पॉलिश का मतलब जान गया तो राज्य क्या होता है ये जान जाऊंगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं राज्य को डिफाइन कर लिया, राज्य क्या होता है अगर मैं बता दिया आपको, तो कहीं हद तक मैं पॉलिटी का मतलब भी जान जाऊंगा। पॉलिटी का मतलब भी थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आ जाएगा, क्योंकि राज्य बना किससे है? पॉलिश शब्द से बना है। तो सिंपल सी कहानी, अगर मुझे बिलासपुर जाना है और मैं सिंगा तक चल दिया हूं गौटिया, तो मैं बिलासपुर भी पहुंच ही जाऊंगा। मतलब आधा रास्ता मैंने कंप्लीट कर लिया है। वैसे ही अगर मैं राज्य का मतलब जान गया तो कुछ हद तक मैं पॉली का मतलब जान गया हूं, तो मैं राज व्यवस्था का मतलब या पॉलिटी का मतलब भी डिफाइन कर सकता हूं कि क्या होता है। कुछ हद तक मुझे परिभाषा इसमें समझ में आ जाएगी। समझना थोड़ी कहानी को। बात करते हैं तो ये जो पृथ्वी है सर, ये पृथ्वी पहले आग का गोला हुआ करता था बोलते हैं। ठीक, जब ज्योग्राफी पढ़ोगे आप तो समझ में आएगा। जो पृथ्वी था पहले आग का गोला था, बहुत ज्यादा इसमें आग जल रही थी बोलते हैं। और जहां बहुत जगह जब आग जल रही थी तो सिंपल, ठीक, थोड़ा अगर बात करते हैं तो पृथ्वी का क्या था सर? पृथ्वी आग का गोला था। अगर बात करें तो पृथ्वी जब आग का गोला था तो बहुत ज्यादा आग जल रहा था बोलते हैं। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो क्या हुआ बोलते हैं गौटिया, उस समय धीरे धीरे वर्षा होनी स्टार्ट हुई, और इतना वर्षा हुआ कि धीरे धीरे पृथ्वी पूरा ठंडा हो गया बोलते हैं। और पृथ्वी ठंडा होने के बाद वो पृथ्वी पर जो पहला कंपोनेंट आया सर, वो जो पहला कंपोनेंट आया है वो कंपोनेंट था सर आपका जनसंख्या। याद रखना, जो पहला कंपोनेंट आया वो क्या था आपका? जनसंख्या था सर। पहला कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट जनसंख्या का मतलब क्या है? ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई संस्था या ऐसा कोई तत्व जो आया हमारे देश में या विश्व में, वो पहला क्या था आपका? जनसंख्या था। जो बोल सकता था, समझ सकता था, सुन सकता था, ये पहला कंपोनेंट आया क्या आपका? जनसंख्या सर। जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो जनसंख्या 1 से 2 हुई होगी सर, 2 से 4 हुए होंगे, 4 से 8 हुए होंगे, 8 से 16, और धीरे धीरे जनसंख्या क्या हुई होगी? बढ़ी होगी। याद रखना, पृथ्वी पर जो पहला तत्व या कंपोनेंट आया है वो क्या है आपका? जनसंख्या है। और यही जनसंख्या धीरे धीरे क्या हुई होगी? बढ़ी होगी। ठीक, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, धीरे 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 जनसंख्या बढ़ती गई होगी। अब अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आया है, प्रश्न साइंस का है, लेकिन पहले क्या आया है? जनसंख्या आया है। और जनसंख्या धीरे धीरे क्या हुई होगी? बढ़ी होगी। याद रखना, जहां जहां जनसंख्या बढ़ता है गौटिया, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते हैं, जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, विचारधारा में भी परिवर्तन होता है। विचारधारा में परिवर्तन होता है कहने का मतलब, यहां जैसे हम लोग 20 लोग बैठे हैं तो 20 लोग की विचारधारा अलग अलग होगी। ठीक, हो सकता है 2-4 लोगों का विचारधारा समान हो, लेकिन अगर 20 लोग की अगर बात करते हैं तो सबकी विचारधारा लगभग क्या है? अलग है। ठीक, मेरा विचारधारा अलग है, आपकी विचारधारा अलग है, आपकी सोच अलग है। तो वैसे जब जनसंख्या बढ़ा होगा
तो विचारधारा भी क्या हुए होंगे, बदले होंगे। एक व्यक्ति का विचारधारा अलग हुआ होगा, एक व्यक्ति का विचारधारा अलग हुआ होगा। तो जब लोग बढ़े और विचारधारा बदले तो उन्होंने कहा भाई कि एक विचारधारा वाले लोग एक साइड रह लो और एक विचारधारा वाले लोग क्या कर लो, एक साइड रह लो। बताया गया कि एक विचारधारा वाले लोग एक साइड रहो और एक विचारधारा वाले लोग एक साइड रहो, और ऐसे ही भूभाग का बंटवारा हुआ होगा। भूभाग का बंटवारा पहला हुआ आपका क्या, जनसंख्या, दूसरा क्या हुआ होगा इन लोगों के बीच, भूभाग का बंटवारा। मतलब एक विचारधारा वाले लोग एक साइड रहे और एक विचारधारा वाले लोग एक साइड रहे। जब ये भूभाग का बंटवारा हुआ होगा तो ऐसे हमारे देश में, हमारे विश्व में देशों का निर्माण हुआ होगा। एक विचारधारा वाले लोग भारत बना लिए, एक विचारधारा वाले लोग चाइना बना लिए, एक विचारधारा वाले लोग रसिया बना लिए, एक विचारधारा वाले लोग अमेरिका बना लिए। मतलब ऐसे धीरे धीरे जब जनसंख्या बड़ी होगी तो जैसे जैसे जनसंख्या बड़ी होगी सर, वैसे वैसे ही क्या हुआ होगा, भूभाग का बंटवारा, और भूभाग का बंटवारा होते हुए थे देशों का निर्माण हुआ होगा। ठीक, एक विचारधारा वाले लोग एक नया देश बना लिए, एक विचारधारा वाले लोग एक नया देश बना लिए। पहला जो तत्व आया वो कौन सा था आपका, जनसंख्या। जो दूसरा तत्व आया वो क्या था आपका, भूभाग। अब एक ही क्षेत्र में एक विचारधारा वाले लोग रह रहे हैं बहुत सारे। अब इन लोग पूरे लोग जो हैं सर, ये पूरे लोग पूरी तरीका से स्वतंत्र हैं। पूरे लोग पूरी तरीके से क्या हैं, स्वतंत्र हैं। कहने का मतलब यह है कि जो मर्जी वैसा वो कर रहे हैं। मतलब किसी को मारना है मार रहे हैं, किसी को पीटना है पीट रहे हैं, घूमना है घूम रहे हैं। मतलब किसी का किसी के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। एक दूसरे के लिए वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं। जैसे करना है वैसा वो क्या कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। तो समझ में आया बाद में कि ऐसी अगर हम स्वतंत्र रहेंगे तो हमारी व्यवस्था अच्छे से चल नहीं पाएगी। जैसे मान लो आप लोग को ही स्वतंत्र कर दिया जाए, आपके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं हो, तो आप भी आज जाके किसी का मर्डर कर दोगे। ठीक, मन में पहले से हुआ होगा ना कि इसको जीने का अधिकार ही नहीं है भारत में, ये क्यों रह रहा है, ये पैदा ही क्यों लिया है, ऐसे मन में आ रहा होगा किसी के खिलाफ। लेकिन क्यों ऐसा नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर किसी ना किसी का क्या है, नियंत्रण है। तो ऐसी अगर बात करते हैं तो सिंपल सी कहानी ये है कि ये जो जनसंख्या है सर, ये पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्र है। और जब ये पूरी जनसंख्या पूरी तरीके से स्वतंत्र है तो उनको लगा कि हमारे ऊपर किसी ना किसी का नियंत्रण होना चाहिए, और जब तक हमारे ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होगा तो हमारी व्यवस्था अच्छे से नहीं चल सकती है। तो इन्हीं जनसंख्या ने अपने ऊपर नियंत्रित करने के लिए एक संस्था को चुना और उस संस्था का नाम था सर, सरकार। इन्होंने अपने में से किसी 4-5 लोगों को एक ग्रुप बना दिया जिसको नाम क्या दिया गया, सरकार, और बोला भैया कि हम लोग अनियंत्रित है, आप हम लोग के ऊपर क्या करो, नियंत्रण करो। तो उस हिसाब से जब नियंत्रण करोगे तो क्या होगा, तो सिंपल सी कहानी, हमारी व्यवस्था अच्छे से चल पाएगी। अब इन्हीं जनसंख्या ने मिलकर अपने ऊपर नियंत्रण करने के लिए एक संस्था को चुना जिसका नाम क्या था, सरकार। अब धीरे धीरे अगर बात करते हैं तो सरकार को भी समझ में आया कि भैया हमें तो चुन लिया गया है जनता के द्वारा, लेकिन हमारे पास कोई शक्ति ही नहीं है। अगर जनता जब तक हमें कोई शक्ति नहीं देगा हम आपके ऊपर नियंत्रण कैसे करेंगे। तो सरकार ने कहा कि अगर आप मुझे कुछ शक्ति दोगे तब मैं आपके ऊपर क्या कर सकता हूं, नियंत्रण कर सकता हूं। और याद रखना, यही जो सरकार है सर, यही जो सरकार है, ये जो सरकार है, उन्होंने क्या किया कि जनता से शक्ति माना, तो ये जनता ने इसी सरकार को एक शक्ति दे दी। शक्ति का नाम क्या था, संप्रभु, स्वर्णिटी पावर दे दिया गया, संप्रभु शक्ति दे दिया गया। संप्रभु का मतलब क्या होता है, तो ऐसा व्यक्ति या संस्था जिसको अपने देश के अंदर और देश के बाहर कुछ भी काम करना होता है, वो सब काम करने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं, चाहे देश के अंदर करना हो चाहे देश के बाहर करना हो। तो याद रखना, ऐसा कोई व्यक्ति या संस्था है जो अपने देश के अंदर कुछ भी काम करे तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, देश के बाहर कुछ करे तो भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे ही देश को क्या कहते हैं, संप्रभु देश कहते हैं। जैसे मान लो भारत की जो सरकार है सर, आज पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है तो क्या चाइना या अमेरिका या रसिया पूछ के थोड़ी करेगा, सीधा हमला कर देगा, फिर बताएगा कि हमने हमला कर दिया। या देश के अंदर कुछ करना है, जैसे अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ को 2 भागों में तोड़कर एक सरगुजा राज्य और एक कौन सा बस्तर राज्य बनाना है, तो किसी दूसरे देश को पूछने की आवश्यकता नहीं है, अपने मर्जी से कभी भी क्या कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। तो ये जो आंतरिक मामला हुआ, और दूसरा बाह्य मामला हुआ, देश के बाहर कुछ करना है और देश के अंदर कुछ करना है, तो दोनों मामले में कुछ करने के लिए अगर स्वतंत्र हैं
तो उसको क्या कहा जाता है, संप्रभु कहते हैं। क्या कहते हैं, संप्रभु कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति या संस्था, याद रखना, जो देश के अंदर और देश के बाहर करने पर पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, मतलब किसी का नियंत्रण उसके ऊपर नहीं होता है, उसको कौन सा देश कहते हैं, संप्रभु देश कहते हैं। तो ध्यान रखना, पहला अगर पृथ्वी में कोई तत्व आया है सर तो कौन सा तत्व है, जनसंख्या है। दूसरा अगर आया सर तो कौन सा है, भूभाग है। तीसरा अगर बात करते हैं तो तीसरा कौन सा है आपका, सरकार है। और चौथे की अगर बात करते हैं तो चौथा कौन सा है आपका, संप्रभु है। पृथ्वी में ये चरणबद्ध तरीके से ये चार तत्व आए सर, एक जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा क्या है आपका, संप्रभु। ये चार तत्व आए हैं। और याद रखना, ये चार तत्व जिस जगह भी पाए जाएंगे, याद रखना वो जगह किस नाम से जाना जाता है, राज्य के नाम से जाने जाते हैं। याद रखना, राज्य के कितने तत्व होते हैं, चार तत्व होते हैं। एक होता है जिसको क्या कहते हैं आप, जनसंख्या कहते हैं। दूसरा क्या होता है, भूभाग होता है। तीसरा सरकार होता है। और चौथा की अगर बात करते हैं तो चौथा कौन सा है आपका, संप्रभु। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि राज्य के कितने तत्व होते हैं, तो कितने तत्व होते हैं, चार तत्व होते हैं। एक होता है जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभु। एकदम रट लो सर कि ये चार तत्व जिस जगह भी पाए जाएंगे वो सब किस नाम से जाना जाएगा, राज्य के नाम से जाना जाएगा। वो क्षेत्र छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। पहले तो अपने माइंड से निकालना है आपको कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड ही राज्य है क्या, भारत भी अपने आप में क्या है, राज्य है। क्योंकि भारत की अपनी एक क्या है, जनसंख्या है। भारत की अपनी एक क्या है, सरकार है। भारत का अपना एक क्या है, संप्रभु सरकार है। और भारत का अपना एक भूभाग है। चारों तत्व भारत में भी पाए जाते हैं। भारत का अपना एक जनसंख्या है, भारत का अपना एक भूभाग है, भारत के साथ उनकी इतनी अपनी एक सरकार है और उनकी सरकार क्या है, संप्रभु है। तो भारत भी अपने आप में क्या है, राज्य है। अमेरिका भी अपने आप में क्या है, राज्य है। पाकिस्तान भी अपने आप में क्या है, राज्य है। तो याद रखना, राज्य के लिए कितने तत्वों का होना आवश्यक है, चार तत्वों का होना आवश्यक है। और ये चार तत्व जिस जगह भी पाए जाएंगे, याद रखना वो क्षेत्र ही क्या कहलाएगा, राज्य कहलाएगा। मान लो इस रूम के अंदर भी चार तत्व पाए गए गौंटिया, तो ये रूम भी क्या कहलाएगा आपका, राज्य कहलाएगा। राज्य के होने के लिए कितने तत्व का होना आवश्यक है, चार तत्व का होना आवश्यक है। कितने तत्व का होना आवश्यक है, चार तत्व का होना आवश्यक है। और ये चार तत्व जिस स्थान पर भी पाए जाएंगे वो सब जगह किस नाम से जाना जाएगा, राज्य के नाम से जाना जाएगा। एकदम क्लियर कट मामला है। ध्यान रखना कि राज्य के लिए कितने तत्व होते हैं, तो राज्य के कितने तत्व होते हैं, चार तत्व, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभु। याद रखना, भूभाग, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभु, ये चार तत्व जहां भी पाए जाएंगे, याद रखना वो राज्य के नाम से जाना जाएगा। वो क्षेत्र छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। याद रखना, वो क्षेत्र छोटा भी हो सकता है, क्षेत्र बड़ा भी हो सकता है। नेपाल भी अपने आप में राज्य है, भूटान भी अपने आप में राज्य है, श्रीलंका भी अपने आप में क्या है, राज्य है। और भारत भी अपने आप में क्या है, राज्य है। अगर आप देखोगे, तुलना करोगे इन सबका, तो भारत बड़ा क्षेत्र है और वो सब क्या है, छोटे क्षेत्र हैं, लेकिन अपने आप में क्या है, राज्य है। क्योंकि वहां कितने तत्व पाए जाते हैं, चार तत्व। ठीक, हमने राज्य किसको कहा है, तो हमने एक राज्य कहा है एक क्षेत्र को। अब इस क्षेत्र को राज्य क्यों कहा है हमने, क्योंकि इसमें कितने तत्व पाए जाते हैं, चार तत्व। चार कंपोनेंट जहां पाए जाएंगे वो सब क्षेत्र राज्य के नाम से जाना जाएगा। वो क्षेत्र छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, ये चार तत्वों का होना आवश्यक है। और चार तत्व जिस जगह में पाए जाएंगे वो सब क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, राज्य के नाम से जाना जाता है। याद रखना, 12 बजे रात को अगर मैं फोन करके पूछूं कि भैया राज्य के कितने तत्व होते हैं, तो याद रखना कितने तत्व होते हैं, चार तत्व होते हैं। कितने तत्व, चार। एकदम रट लो, कई बार पचर्रा पड़ गया है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि राज्य के कितने तत्व होते हैं। तो याद रखना, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभु, कितने तत्व, चार तत्व। चलिए देखो, चार तत्वों के होने की वजह से इसको हमने क्या कहा है, राज्य। अब इसी राज्य की, ये जो राज्य है सर, इसी की व्यवस्था कैसे चलेगी, मतलब यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो व्यवस्थित रूप से कैसे रह सकते हैं, उसके बारे में पढ़ाया जाता है कहाँ, पॉलिटी में।
उसके बारे में कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? पॉलिटी में। एक क्षेत्र है जिसको आपने क्या कहा है? राज्य। अब इसी राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी उसी के बारे में पूरा कहाँ पढ़ाया जाता है आपको? पॉलिटी में, राज्य व्यवस्था में। जैसे भारत एक प्रकार का क्या है? राज्य है। अब ये इसकी व्यवस्था चल कैसे रही है उसके बारे में पूरा अध्ययन कहाँ करते हैं हम लोग? राज्य व्यवस्था या पॉलिटी में करते हैं। याद रखना, भारत एक प्रकार का राज्य है, एक बता रहा हूं एग्जांपल, तो उसी की व्यवस्था कैसे चलेगी उसी के बारे में कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? राज्य व्यवस्था या कहाँ पढ़ते हैं? पॉलिटी में। जैसे मान लो श्रीलंका भी अपने आप में क्या है? राज्य है। अब इसकी व्यवस्था कैसे चलेगी उसका पूरा अध्ययन कहाँ करेंगे आप? पॉलिटी में या तो राज्य व्यवस्था में। याद रखना, व्यवस्था को चलाने के लिए व्यवस्था के बहुत सारे प्रकार हैं जी। जैसे आप देखेंगे लोकतंत्र वाली व्यवस्था है, एक है गणतंत्र वाली व्यवस्था है, एक देखेंगे राजतंत्र वाली व्यवस्था है, एक देखेंगे धर्मतंत्र वाली व्यवस्था है, एक देखेंगे कुलीन तंत्र वाली व्यवस्था है। कुलीन तंत्र वाली व्यवस्था मतलब विश्व में व्यवस्था के कई प्रकार हैं। याद रखना, विश्व में व्यवस्था के कई प्रकार हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें तो लोकतंत्र वाली व्यवस्था है, गणतंत्र वाली व्यवस्था है, राजतंत्र वाली व्यवस्था है, धर्मतंत्र वाली व्यवस्था है और कुलीन तंत्र वाली व्यवस्था है। व्यवस्था के कई प्रकार हैं नोटिया। जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, रिपब्लिकन सिस्टम है, मोनार्की सिस्टम है, थियोक्रेसी है, ओलियोक्रेसी है, मतलब बहुत सारे प्रकार हैं किसके? व्यवस्था को चलाने के। ठीक, अब सिंपल सी कहानी है गौटिया, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, मान लो उमस का, और आपको गर्मी लग रहा है घर में, जब एसी लेने जाओगे तो एसी के बहुत सारे प्रकार है ना। आप देखोगे हायर कंपनी का भी है, ओनिडा कंपनी का भी है, एलजी कंपनी का भी है ना, मित्सुबिशी का भी है, ओ जर्नल का भी है। अब जब देखने जाओगे तो सबको देखोगे कौन अच्छा है यार मेरे घर के लिए, और देखने के बाद जो बेस्ट लगेगा उसको अपने घर में लाके लगवा दोगे। कि ऐसा करोगे, चार दीवार है, चार कंपनी का अलग अलग लगा दोगे, चलो चारों के एक साथ चालू करके पूरा ठंड का मजा लेते हैं, ऐसा तो नहीं करोगे ना गौटिया। तो जो आपको बेहतर लगेगा उसी को आके क्या करोगे? लगाओगे। तो वैसे ही व्यवस्था बहुत प्रकार का है। कोई देश लोकतंत्र के साथ है, कोई देश राजतंत्र के साथ है, कोई देश धर्मतंत्र के साथ है, कोई देश कुलीन तंत्र के साथ है। अगर बात करते हैं तो सिंपल सी कहानी है, ये सब जो व्यवस्थाएं हैं सर, हर व्यवस्था के आधार पर कोई देश अपने आवश्यकता अनुसार, अपनी व्यवस्था को चलाने के अनुसार किसी एक व्यवस्था को क्या किया होगा? अपनाया होगा। वैसे ही अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना है सर, जैसे अगर बात करें तो व्यवस्था के कई प्रकार हैं। इन व्यवस्थाओं का केवल अध्ययन करना कि भैया कौन सा व्यवस्था अच्छा है और कौन सा व्यवस्था बेकार है, हमारे क्षेत्र के लिए कौन सा व्यवस्था अच्छा होगा और कौन सा व्यवस्था खराब होगा, इसका क्या महत्व है, क्या विशेषता है, क्या इसके गुण हैं, क्या इसके लक्षण है, ये पूरा जब अध्ययन किया जाता है तो वो कहलाता है राजनीति विज्ञान। वो क्या कहलाता है? राजनीति विज्ञान। जैसे आप सुने होंगे कोई राजनीति विज्ञान में एमए कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो विश्व में जितने प्रकार के हमारे पास व्यवस्था है सर, विश्व में जितने प्रकार के हमारे पास व्यवस्था हैं, उन व्यवस्थाओं का क्या कर रहा है? वो अध्ययन कर रहा है। ठीक, कि भैया लोकतंत्र की लाभ क्या होगी, लोकतंत्र की हानि क्या होगी, लोकतंत्र का अपना विशेषता क्या है, लोकतंत्र का अपना महत्व क्या है, वो केवल जब अध्ययन करते हैं तो अध्ययन मात्र का विषय क्या होता है? राजनीति विज्ञान होता है। अध्ययन मात्र का विषय को राजनीति विज्ञान कहते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सिंपल से अगर कहानी की बात करते हैं तो ध्यान रखना, एक क्षेत्र है जिसमें कितने तत्व पाए गए हैं? 4 तत्व पाए गए हैं, और जो 4 तत्व पाए जाने की वजह से इसको हमने क्या कहा है? राज्य कहा है। एक क्षेत्र है जिसमें 4 तत्व हैं, ये 4 तत्व होने की वजह से हमने इसको क्या कहा है? राज्य कहा है। और इसी राज्य की व्यवस्था कैसे की जानी है वो कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? राज्य व्यवस्था में। और व्यवस्था के कई प्रकार है गौटिया, उन व्यवस्थाओं का केवल क्या करना? अध्ययन करना, उसके लाभ, उसकी हानि, उसकी विशेषता, उसके गुण, सबका जब अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? राजनीति विज्ञान कहलाता है। याद रखना, और राजनीति विज्ञान का जब विस्तार लोगों के ऊपर हो जाता है, लोग राजनीति विज्ञान को पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद आपका सेवक बनना चाहते हैं। जैसे आप देखे होगे गांव और शहर में मस्त कुर्ता पजामा पकड़ के मोबाइल लेके ऐसे यंग लड़का घूमते रहता है, बड़ा बड़ा बात करता है, तो आप बोल देते हैं क्या कर रहा है? राजनीति कर रहा है। बोलते हैं ना, वैसी क्या कर रहा है?
राजनीति कर रहा है, तो याद रखना राजनीति विज्ञान का पूरा अध्ययन करके और अध्ययन करने के बाद वो आपका जब सेवक बनना चाहता है, आपके ऊपर शासन करना चाहता है, तो उसका शासक बनने की जो प्रक्रिया है, शासक बनने की प्रक्रिया वो किस नाम से जाना जाता है? राजनीति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उसको? राजनीति के नाम से। एक होता है जो राज व्यवस्था है, तो राज व्यवस्था क्या है? एक क्षेत्र है जिसमें कितने तत्व हैं? 4 तत्व, जिसको हमने क्या कहा है? राज्य कहा है। इसी राज्य की व्यवस्था कैसे की जानी है वो कहां पढ़ते हैं आप? राज व्यवस्था में। व्यवस्था के कई प्रकार हैं, व्यवस्था के कई प्रकार हैं, तो उसका केवल अध्ययन करना, रीड करना, पढ़ना, समझना, वो राजनीति विज्ञान कहलाता है। और राजनीति विज्ञान का जब विस्तार लोगों के ऊपर हो जाता है, लोग राजनीति विज्ञान को समझ जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस को समझने के बाद आपके ऊपर जब शासन करना चाहते हैं, तो शासन करने की जो प्रक्रिया, शासक बनने की जो प्रक्रिया, वो किस नाम से जाना जाता है? राजनीति के नाम से जानते हैं। किस नाम से? राजनीति के नाम से। याद रखना ये पेपर से महत्वहीन है सर, ये पेपर में आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। पेपर में एक प्रश्न बनेगा, वो बन सकता है कि राज्य के कितने तत्व होते हैं। ये जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये समाज में अपने आप को बताने के लिए दिया जा रहा है कि समाज में बता सको कि मैं पढ़ा लिखा हूं। ठीक, अभी बोलोगे किसी के गांव में जाके कि मैं ना शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा हूं उड़ान से, और कोई क्वेश्चन दाग दिया आपसे और नहीं बता पाए, तो वहीं आपको गधा साबित कर दिया जाएगा। ठीक, समाज ऐसा है, तो समाज को ये चाहिए कि आपको सब पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये 3 जो बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, ये पेपर के महत्व में महत्व नहीं आता है। कूट में आ गया तो आ गया, नहीं तो अन्यथा इससे प्रश्न नहीं बनते हैं। याद रखना एक क्षेत्र है जिसमें कितने तत्व है? 4 तत्व। कौन कौन से? और संप्रभु। ये 4 तत्व जहां भी होंगे वो क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। और राज्य की जब बात करते हैं तो इसी राज्य की व्यवस्था चलाना क्या कहलाता है? राज व्यवस्था। व्यवस्था बहुत सारे प्रकार के हैं, उन व्यवस्थाओं का केवल क्या करना? अध्ययन करना, क्या कहलाता है? राजनीति विज्ञान। और जब राजनीति विज्ञान का विस्तार लोगों के ऊपर हो जाता है तो क्या कहलाता है? राजनीति कहलाता है। क्या कहलाता है? राजनीति। चलो समझो थोड़ा। ये जो व्यवस्था शब्द है गौंटिया, व्यवस्था शब्द, याद रखना हर चीज की व्यवस्था को चलाने के लिए ना नियम और कानून चाहिए रहते हैं। बिना नियम और कानून के आप किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं चला सकते हो। याद रखना नियम और कानून चाहिए रहते हैं, बिना नियम और कानून की व्यवस्था को आप नहीं चला सकते हो। आपके पास नियम और कानून होने चाहिए, तभी व्यवस्था चलेगा सर। जैसे ना आपके घर की भी अपनी एक व्यवस्था है। आप सुने होंगे आपके घर में बोले होंगे भैया 7-8 बजे तक उठ जाना है, 8 बजे उठोगे चाय मिलेगा, नहीं उठे चाय नहीं मिलेगा। ठीक, 10 बजे तक नाश्ता मिलेगा, नाश्ता टाइम में रहोगे नाश्ता मिलेगा, बाद में 12 बजे आके बोलोगे नाश्ता नहीं मिलेगा। 1 बजे खाना मिलेगा, चुपचाप आके 1 बजे खाना खा लेना, नहीं खा पाए 1 बजे तो 3 बजे आओगे तो खुद खाना खुद निकालना, खुद धो के रख देना बर्तन। व्यवस्था बनाया गया ना। शाम को चुपचाप 9 बजे से पहले घर आ जाना, 9 बजे सब बैठ के खाना खाएंगे, 9 बजे के बाद आओगे गाली अलग खाओगे, खाना निकाल के अलग खाओगे। ये स्थिति बन गया है। तो आपके घर की भी एक क्या है? व्यवस्था है। वैसे हमारे कोचिंग की भी व्यवस्था है सर। 7:30 बजे क्लास लगेगी, 7 बजे कोचिंग खुलेगा, ये चलेगा पूरा शाम तो 9 बजे 8:30 बजे तक। पहला बैच जो चलेगा 7:30 से 10:30 चलती है, दूसरी जो बैच होती है 11 से 2 चलती है, तीसरी जो बैच होती है 5:30 से 8:30 शाम तक चलती है। रात को 9 बजे संस्थान बंद हो जाएगा, फिर सुबह वही प्रक्रिया चलेगा। तो हर व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानून होते हैं। मान लो किसी घर में शादी हो रहा है तो एकदम डिसाइड कर लिया जाता है, टेंट वाले तुम हैंडल करना, ठीक, सब्जी वाले तुम हैंडल करना, बनाने वाला तुम हैंडल करना, बर्फ तुम लाना पानी ठंडा करने के लिए, बारात आएगा स्वागत के लिए तुम जवाबदारी ले लो। तो ये सब अपनी व्यवस्था के अनुसार से व्यवस्था को चलाना है, तो हर व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानून बने होते हैं। वैसे ही कि हर देश का व्यवस्था को चलाने हैं और हर देश की व्यवस्था को जब चलाना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए रहता है? नियम और कानून। बिना नियम और कानून के आप देश की व्यवस्था को नहीं चला सकते हैं। तो वैसे ही हमारे देश की व्यवस्था को चलाने के लिए भी क्या है सर? नियम और कानून। और हमारे देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम और कानून जहां लिखा हुआ है उसी को किस नाम से जानते हैं आप? संविधान के नाम से जानते हैं। संविधान कुछ अलग नहीं है गौटिया, संविधान सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमारे देश की व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानून का क्या है? किताब है। नियम और कानून का क्या है? किताब है, जिसमें हमारे देश की व्यवस्था कैसे चलेगी उसके पूरे नियम और कानून क्या हुए हैं? लिखे हुए हैं। ठीक,
कैसे आप प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री का काम क्या होगा, राष्ट्रपति कैसे बनेंगे, राष्ट्रपति का काम कैसे होगा, जनता के अधिकार क्या होंगे, जनता न्यायालय कैसे जा सकता है, वो सब चीज कहाँ लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है, एक पुस्तक में लिखा हुआ है। और उस पुस्तक का नाम क्या रखा गया है, संविधान रखा गया है। याद रखना, अगर सिंपल से अगर कहानी की अगर बात करते हैं तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है गौटिया। सिंपल से अगर कहानी की बात करें तो संविधान कुछ है नहीं, देश या राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानून का केवल एक पुस्तक है जिसमें देश और राज्य के नियम लिखे हुए हैं। ठीक, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, हर क्षेत्र की व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानून चाहिए रहते हैं। हमारे क्षेत्र की व्यवस्था को चलाने के लिए भी नियम और कानून का क्या है, किताब है। और उस किताब का नाम किस नाम से जाना गया है, संविधान के नाम से जाना गया है। किस नाम से, संविधान के नाम से। ठीक, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। आप क्या किए हो, उन्होंने डिलेट क्या किए हो, डिलेट किए हो, ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, हो गया है, पीजी भी कर रहे हो। ठीक, किसमें किए हो, ठीक, साइंस वाले हो, मतलब वर्ग 3 बस के लिए एलिजिबल हो आप। साइंस तो आ नहीं रहे, आएगा तो एलिजिबल हो जाओगे। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। निकल गया सीजीटेट सीटेट, ठीक, दोनों। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। एक क्षेत्र में कितने तत्व हैं, 4 तत्व हैं। इस वजह से उसको क्या कहा है हमने, राज्य कहा है। राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी वो कहाँ पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था में। व्यवस्था के कई प्रकार हैं, उन व्यवस्थाओं का केवल अध्ययन करना क्या कहलाता है, राजनीति विज्ञान कहलाता है। राजनीति विज्ञान का विस्तार जब लोगों के ऊपर हो जाता है तो क्या कहलाते हैं, उसको राजनीति कहते हैं। याद रखना, व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानून चाहिए रहते हैं। बिना नियम और कानून के आप किसी भी क्षेत्र की व्यवस्था को नहीं चला सकते हैं। याद रखना, हमारे देश की व्यवस्था को चलाने के लिए भी नियम और कानून है। और वही अगर बात करते हैं तो वही नियम और कानून का एक किताब है हमारे यहाँ, जिसको किस नाम से जाना जाता है, संविधान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, संविधान के नाम से। आगे बढ़े, याद रहेगा ना कितने तत्व हैं, ठीक, कौन कौन सा, ठीक, अरे बाप रे बहुत लेट तक आज करते हैं। चलिए, संविधान की अगर बात करते हैं तो संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है गौटिया। ठीक, एक बना है सम और दूसरा बना है विधान। 2 शब्दों से मिलकर बना है सर, एक सम धन, दूसरा विधान। सम का मतलब क्या होता है गौटिया, तो सम का मतलब होता है समान। ठीक, विधान का मतलब क्या होता है, तो विधान का मतलब होता है विधि, या इसी को कहते हैं नियम और कानून। इसी को क्या कहते हैं, नियम और कानून। ठीक, सम का मतलब हो गया समान, ठीक, दूसरा विधान का मतलब क्या होता है, विधि या नियम और कानून की कहानी है। अगर बात करते हैं तो संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक सम, दूसरा विधान। सम का मतलब हुआ क्या सर आपका, समान। विधान का मतलब हुआ विधि या नियम और कानून। होता क्या है संविधान का परिभाषा, तो ध्यान रखना, किसी क्षेत्र की व्यवस्था को संचालित करने हेतु, व्यवस्था को संचालित करने हेतु, संचालित करने हेतु, किसी क्षेत्र की व्यवस्था को क्या करने हेतु, संचालित करने हेतु समान नियम और कानून का एक संग्रह है सर। समान नियम और कानून का क्या है, संग्रह है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, संविधान के नाम से जानते हैं। याद रखना, किसी क्षेत्र की व्यवस्था को संचालित करने हेतु समान नियम और कानून का हमारे यहाँ क्या है, एक संग्रह है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, संविधान के नाम से जानते हैं। तो वैसे ही हमारे देश की व्यवस्था को चलाने के लिए भी नियम और कानून कहीं लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ जो किताब है उस किताब का नाम ही क्या है, संविधान है। संविधान कुछ अलग नहीं है, संविधान केवल और केवल एक क्या है, पुस्तक है, जिसमें किसी क्षेत्र की व्यवस्था को चलाने के लिए क्या लिखे जाते हैं, नियम और कानून लिखे जाते हैं। और वही किताब का नाम क्या रखा गया है, संविधान रखा गया है। सभी देश हैं, सब जो देश हैं सर, वो सब देश में उसको क्या कहा गया है, संविधान कहा गया है। अमेरिका का भी अपना एक क्या है, संविधान है। ब्रिटेन का भी अपना एक क्या है, संविधान है। पाकिस्तान का भी अपना एक क्या होगा, संविधान होगा। अपने अपने क्षेत्र को चलाने के लिए उन्होंने जो नियम और कानून रखे हैं एक पुस्तक में, उस पुस्तक का नाम ही क्या रखा गया है, संविधान रखा गया है। तो ध्यान रखना, संविधान होता क्या है, तो नियम और कानून का एक किताब है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं,
संविधान के नाम से। समझो, संविधान की जब बात करते हैं गौटिया तो संविधान दो प्रकार के होता है, आप सुने होंगे। एक संविधान होता है जिसको आप लिखित संविधान कहते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान सुने होंगे आप लोग। और दूसरा होता है सर अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दो प्रकार के संविधान आपको देखने को मिलता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। दो प्रकार के संविधान देखने को मिलता है। ठीक, संविधान का अगर कोई बुक पढ़ोगे या कहीं आप कहीं से पब्लिकेशन का बुक देखोगे तो आपको लिखा रहता है कि लिखित और अलिखित संविधान दो प्रकार के देखने को मिलता है, एक लिखित संविधान और दूसरा कौन सा है, अलिखित संविधान। याद रखना, अलिखित का मतलब यहाँ अ लिखा हुआ से नहीं है, अलिखित का मतलब यहाँ अलिखा हुआ से नहीं है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अलिखित का मतलब अलिखा हुआ नहीं है, मतलब अलिखित का मतलब लिखा ही हुआ है लेकिन तरीका कुछ क्या है, अलग है। लिखित का तरीका अलग है, अलिखित का तरीका अलग है, दोनों कहीं ना कहीं तो लिखे हुए हैं। अब खुद ही सोचिए, 500 पेज का एक बुक है, उसको कौन व्यक्ति याद करके रख पाएगा जी, आसान तो नहीं है ना। मान लो कोई याद करके रख भी पाया तो दूसरा जो होगा वो कौन याद करेगा। तो लिखने का तरीका अलग है, रखने का तरीका अलग है, इसलिए एक को लिखित और एक को क्या कहते हैं, अलिखित कहते हैं। बताओ जी, देश कब आजाद होता है, देश कब आजाद हुआ, कब, 15 अगस्त, पक्का ना। और देश में संविधान कब लागू हुआ, कब, 26 जनवरी 1950। मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे देश में संविधान नहीं था ना। जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो इससे पहले संविधान नहीं रहे होंगे। अब जब इससे पहले संविधान नहीं रहे होंगे तो क्या इसके पूर्व, मतलब इससे पहले क्या हमारे देश की व्यवस्था नहीं चल रही थी सर। आपके दादा रहे होंगे या तो आपके दादा के पापा लोग रहे होंगे ना, और उन लोग की व्यवस्था तो चल रही होगी ना। याद रखना, उस समय भी व्यवस्था चल रही थी और उस समय व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानून भी थे। नियम और क्या थे, कानून। उस समय भी क्या थे, नियम और कानून थे। याद रखना, ये जो नियम और कानून थे सर उस समय, वो नियम और कानून कैसे थे, टुकड़ों में थे, मतलब एक जगह लिखा हुआ नहीं था। हमें आवश्यकता पड़ते गया और हम नियम और कानून लिखते गए। जैसे हमें लगा कि भैया थोड़ा अलग चाहिए तो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 ला लिया। उससे पहले हमने रोलेट एक्ट ला लिया था 1919 में, ब्रिटेन शासन कर था उस समय फिर मार्ले मिंटो सुधार ला लिया 1909 में। मतलब जैसे जैसे आवश्यकता पड़ा वैसे वैसे हमने नियम और कानून बनाए, लेकिन एक ही जगह नहीं बनाए थे। जब जब जरूरत पड़ा तब तक हम नियम और कानून को क्या कर दिए, बना दिए, और उसके अनुसार से पूरे देश की व्यवस्था चल रही थी। तो याद रखना, इसके पहले भी हमारे देश की व्यवस्था चल रही थी, और उस समय जब देश की व्यवस्था चल रही थी तो उस समय भी हमारे पास नियम और कानून थे। और नियम और कानून कैसे थे गौटिया, टुकड़ों में थे, कहीं एक जगह नहीं था। जब देश आजाद हुआ हमारा तो हमने सोचा जो ये नियम और कानून टुकड़ों में है सर, उसको हमें एक जगह संग्रहित करना है, कंपाइल करना है। एक जगह, अलग अलग जो जगह है उसको हम एक जगह क्या कर देंगे, कंपाइल कर देंगे। सब नियम और कानून को एक ही पुस्तक में लाके रख देंगे। लेकिन करेगा कौन, तो बताया गया ये संग्रहित करने का काम करेगा लोगों का समूह, लोगों का समूह। हम एक लोगों का समूह बनाएंगे और यही लोगों का समूह जो नियम और कानून टुकड़ों में है उसको हम एक जगह क्या कर देंगे, संग्रहित कर देंगे। और यही लोगों के समूह को नाम दिया गया सर संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहा गया। याद रखना, हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारे यहाँ भी नियम और कानून टुकड़ों में थे, और उसी नियम और कानून को एक जगह एकत्रित करने के लिए एक लोगों का समूह बनाया गया, और वो लोगों को समूह को नाम क्या दिया गया, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के नाम से जाना गया। याद रखना, जिस देश ने भी सर, जिस देश ने भी, याद रखना सर, सिंपल से अगर कहानी की बात करते हैं तो जिस देश ने भी संविधान सभा का गठन किया हुआ हो, जिस देश ने भी संविधान सभा का गठन किया और उस देश ने अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम और कानून थे, जो भी नियम और क्या थे, कानून थे,
वो एक जगह उन्होंने क्या कर दिया, संग्रहित कर दिया। वो सब देश के संविधान कौन संविधान कहलाते हैं, लिखित संविधान कहलाते हैं। जिस देश ने भी संविधान सभा का गठन किया हो और उन्होंने क्या किया हो, जो भी देश की व्यवस्था को चलाने के नियम और कानून थे उसको एक जगह संग्रहित कर दिया, वो सब देश के संविधान लिखित संविधान कहलाते हैं। जैसे आप भारत का संविधान देख लो सर, जैसे आप अमेरिका की संविधान देख लो सर, जैसे आप पाकिस्तान का संविधान देख लो सर, ये सब देश के संविधान क्या कहलाता है, आपका लिखित संविधान कहलाता है। चाहे नेपाल का संविधान देख लो, चाहे अन्य देश और है, जैसे अगर बात करते हैं तो लगभग सब देश के संविधान क्या कहलाते हैं, आपके लिखित संविधान कहलाते हैं। क्योंकि उन्होंने किसका गठन किया, संविधान सभा का। संविधान सभा का मतलब क्या है, लोगों का समूह। क्यों बनाया गया, जो टुकड़ों में नियम कानून थे उसको एक जगह क्या करने के लिए, संग्रहित करने के लिए। जिस देश ने भी ऐसा संविधान सभा का गठन किया और वो संविधान सभा ने अपने नियम और कानून को एक जगह क्या कर दिया हो, एकत्रित कर दिया हो, वो सब देश के संविधान किस नाम से जाने जाते हैं, लिखित संविधान के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से, लिखित संविधान। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, लिखित संविधान किसको कहा जाता है, तो जिस देश ने संविधान सभा का गठन किया और अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानून को एक जगह संग्रहित कर दिया, कंपाइल कर दिया, और वैसे देश के संविधान क्या कहलाते हैं, आपके लिखित संविधान के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से, लिखित। दूसरा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा गौटिया। उल्टा क्या होगा, तो जिस देश ने आज तक संविधान सभा का गठन नहीं किया है, आज तक संविधान सभा का गठन आज तक नहीं किया है, ऐसा कोई देश है जिन्होंने आज तक इसका गठन नहीं किया, संविधान सभा का, अभी तक इन्होंने संविधान सभा का गठन नहीं किया है। आज भी इसकी व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम और कानून है सर, टुकड़ों में है, अभी भी लिखा हुआ है लेकिन ये कैसे है, टुकड़ों में। आज भी इसके नियम और कानून को चलाने के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम और कानून है वो टुकड़ों में है। साथ ही साथ जो पुराने जमाने की रूढ़ी है और प्रथा है उनके अनुसार अपने देश की व्यवस्था को चला रहे हैं। जो पुराने जमाने से चलती आई परंपरा है, जैसे अब हरेली तिहार कहीं लिखत नहीं है संविधान में, लेकिन मना रहे हैं ना, तीजा कहीं नहीं लिखा है लेकिन मना रहे हैं ना, तो यही सब क्या है, रूढ़ी और प्रथाएं हैं। तीजा पूरा बैला चला रहे हैं लेकिन पुरानी जमाने से परंपरा आया है तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, अपनाए हैं। ठीक, तो वैसी ही रूढ़ी और प्रथा के अनुसार चला रहे हैं अपने देश की व्यवस्था को, और उसके नियम और कानून कैसे हैं, टुकड़ों में हैं। तो वैसे देश के संविधान किस नाम से जाने जाते हैं, अलिखित संविधान के नाम से जाने जाते हैं। अलिखित संविधान, याद रखना किस नाम से जाना जाता है, अलिखित संविधान के नाम से जाना जाता है। ऐसा कोई देश है जिन्होंने आज तक संविधान सभा का गठन नहीं किया और साथ ही साथ उसकी व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम और कानून है वो कैसे हैं, टुकड़ों में हैं, और आज भी रूढ़ी और प्रथा के अनुसार अपने देश की व्यवस्था को चला रहे हैं। तो वैसे देश के संविधान क्या कहलाते हैं, अलिखित संविधान कहलाते हैं। याद रखना, अलिखित संविधान वाले देश का जो उदाहरण है सर बहुत कम है, लिमिटेड है सर। सबसे फेमस है कौन सा, आपका ब्रिटेन है। दूसरा अगर ले सकते हैं सऊदी अरब की कहानी है, कनाडा की कहानी है और न्यूजीलैंड की कहानी है। बस यही 4 देश हैं जिसका संविधान क्या है, अलिखित है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक, जिन्होंने आज तक किसका गठन नहीं किया है, संविधान सभा का गठन नहीं किया है। आज भी उनके देश के जो संविधान है या नियम और कानून है वो कैसे हैं, टुकड़ों में है, और अपनी नियम और कानून जो टुकड़ों में है उसके अनुसार पूरे क्षेत्र की, पूरे राज्य की व्यवस्था को क्या कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। याद रखना, लिखित संविधान वो होता है जिसमें संविधान सभा का गठन किया गया, अलिखित संविधान वो होता है जिसमें संविधान सभा का गठन नहीं किया गया। संविधान सभा का मतलब क्या है, लोगों का समूह, लोगों का समूह, और लोगों के समूह को संविधान सभा कहा गया, और वही संविधान सभा ने नियम और कानून को एकत्रित कर दिया तो लिखित संविधान, और नहीं किया है, आज तक नहीं बना है तो कौन सा संविधान कहलाता है, अलिखित संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है, अलिखित संविधान। चलिए जी, कोई डाउट है बताइए, आगे की कहानी कल बताओगा। ऑनलाइन वाले कोई डाउट है क्या, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, लिखित और अलिखित किसको कहते हैं। जिन्होंने संविधान सभा का गठन किया वो लिखित, जिन्होंने आज तक संविधान सभा का गठन नहीं किया वो क्या है, अलिखित है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।